अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो डायनेस्टी या वंश है हमारा या रियासत जो है वो है आपकी सिंधिया रियासत। ठीक है, तो सिंधिया रियासत पर हम बात करेंगे। अब देखिए आपको थोड़ा सा इससे पहले इतिहास को, अब यहाँ आपका कॉन्सेप्ट वाला सिस्टम जो है वो कनेक्ट होगा कि उस समय मध्य प्रदेश में जब सिंधिया वंश की स्थापना की गई थी तो तब भारत के इतिहास में बेसिकली चल क्या रहा था। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे कि इस समय जो स्थिति है वो है बाजीराव सेकंड की। किसकी है? बाजीराव फर्स्ट की या सेकंड की? बाजीराव फर्स्ट की। वो तो गलती से बोल दिया था सेकंड मैंने, देखने के लिए कि क्या स्थिति है। तो बाजीराव फर्स्ट जो है, इनके समय पहले तो आप थोड़ा सा और पीछे जाइए मराठों की तरफ। तो पहले जो पेशवा थे वो थे कौन? बालाजी विश्वनाथ। पक्का? अच्छा, ये बाला जी की जगह बाली जी हो गए। चलो, बालाजी विश्वनाथ जो पहले पेशवा थे, इन्होंने, अगर हम देखें तो पेशवाई वास्तव में शक्तिशाली पेशवा के रूप में अगर हम देखते हैं तो बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा होंगे। और इन्होंने किसको शासक बनाने में योगदान दिया था? साहू जी को। ठीक है, तो साहू जी जो थे, इनको इन्होंने पेशवा बनाने में योगदान दिया था। साहू जी को किसने योगदान दिया था? बालाजी विश्वनाथ ने। और ज्यादा अगर आप अच्छे से देखोगे तो 1707 भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण ईयर है जहां से आपकी पिक्चर पूरे तरीके से इतिहास की बदल जाती है। क्योंकि एक तरफ औरंगजेब की डेथ हो जाती है और औरंगजेब की डेथ होने के बाद बहादुर शाह प्रथम के द्वारा साहू जी, जिन्हें बंदी बना के रखा गया था, उनको वो छोड़ देते हैं। और इस समय मराठा शासक के रूप में, ठीक है, तो मराठा शासक कौन थे इस समय? ठीक, तो ताराबाई जो थी वो इस समय थी। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम शुरू से बता देते हैं जिससे दिमाग थोड़ा रिव्यू हो जाएगा जिन लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले देखिए, शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज के दो बेटे थे, एक संभाजी, एक राजा राम। ठीक है, तो शिवाजी महाराज की डेथ के बाद में संभाजी शासक बनते हैं और संभाजी के बाद में राजा राम शासक बनते हैं। 1 2 3 दे दें जिससे थोड़ा सा आपको क्रम याद आ जाएगा, जिनने पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा होगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब संभाजी की जब हत्या कर दी थी, अभी मूवी भी आई थी छावा इसके ऊपर, तो काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। संभाजी की हत्या के बाद में राजा राम शासक बन जाते हैं मराठा के। और इन्होंने भी लगातार मराठ क्या किया? मुगलों का विरोध किया। फिर जब इनकी डेथ होती है तो इनके बेटे जो थे वो शिवाजी सेकंड के नाम पर शासन करते हैं और इनकी पत्नी ताराबाई, किनकी पत्नी? राजा राम की पत्नी ताराबाई जो है वो शासन करने लगती हैं। ठीक है, अब ये कहानी चल रही थी तो शिवाजी सेकंड शासक हैं, लेकिन वास्तविक शासक के रूप में, क्योंकि ये तो बच्चे हैं, तो इनकी संरक्षक के रूप में जो शासन कर रही हैं वो ताराबाई शासन कर रही हैं। अब यहाँ पर 1707 तक, जी हम ईयर में इसलिए नहीं आपको उलझा रहे कि आप फिर ज़्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आप बोलें तो मैं सब पे ईयर डाल दूँ, डाल दे। 1627 में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और 16 बोलो 80 में जाके इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन वास्तव में ये शासक तो बहुत बाद में बनते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शासक कब बने थे शिवाजी महाराज? तो आपको अगर शासक के रूप में हम देखें तो इनका टेन्योर 1674 से 1680 तक ही है, जब इन्होंने चक्रवर्ती की उपाधि ली थी रायगढ़ के किले में। ठीक है, और इनका 2 बार राज्याभिषेक या राजतिलक हुआ है। 1680 में इनकी डेथ के बाद 1680 से 89 तक कौन?
संभाजी शासक रहे हैं और औरंगजेब से संघर्ष किया और औरंगजेब ने धोखे से इन्हें पकड़कर इनकी हत्या करवा दी। फिर 1689 से 1700 तक जो शासक रहे हैं वो राजा राम रहे हैं और इन्होंने भी मुगलों से संघर्ष किया। और राजा राम की डेथ के बाद में इनके बेटे शिवाजी सेकंड को शासक घोषित कर दिया गया और इनकी पत्नी ताराबाई जो है वो शासन करती हैं 1700 से लेके 1707 तक। यही स्थिति है। अब ये जो संभाजी थे इनके बेटे कौन थे? साहू जी महाराज या साहू फर्स्ट। तो ये साहू महाराज को किसने? औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। औरंगजेब की जेल में था ये, ठीक है, कैद में थे। जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो औरंगजेब की डेथ के बाद इनका बेटा कौन? बहादुर शाह फर्स्ट शासक बन जाता है। और ये घटना है कब की? 1707 की। तो इस बहादुर शाह फर्स्ट ने किसको रिलीज कर दिया? साहूजी फर्स्ट को छोड़ दिया। अगर देखें तो इसकी ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक काम किया था इसने किया कि मराठे शक्तिशाली हो गए हैं, मराठों को आपस में लड़वा दो। तो इसने जैसे ही साहू जी को छोड़ा तो साहू जी किसके पास आए? ताराबाई। अब ताराबाई यहाँ देख लीजिए, संभाजी का बेटा साहू जी और ये भाई भाई संभाजी और राजा राम, यानी इनकी पत्नी इनकी चाची जी। तो इनने कहा चाची जी हमारे पिताजी का साम्राज्य था, हमें दे दो। चाची जी ने मना कर दिया और जैसे ही मना किया तो साहू जी और ताराबाई के बीच में 1707 में कौन सा युद्ध होता है? ठीक है, तो बैटल ऑफ खेड़ या KHEDA, खेड़ा भी बोलते हैं कुछ लोग। खेड़ का युद्ध जो है वो होता है। इस युद्ध में साहू जी का साथ दिया था बालाजी विश्वनाथ ने, इसीलिए ये बनते हैं पेशवा। पहले भी हुआ करते थे लेकिन महत्वपूर्ण पेशवा के रूप में ये बालाजी विश्वनाथ जो है वो बन जाते हैं। और इसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद में कौन पेशवा बनते हैं? तो अगर आप देखोगे तो इनका जो टेन्योर है वो 1713 से 1720 तक है। किनका? बालाजी विश्वनाथ का। इसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन आते हैं? बाजीराव फर्स्ट, जो कि 1720 से 1740 तक के टेन्योर में रहते हैं। अब जब ये भोपाल का युद्ध करते हैं, कौन करते हैं? बैटल ऑफ भोपाल, भोपाल का युद्ध। तो भोपाल के युद्ध में जब ये किसको हराते हैं बाजीराव फर्स्ट? ठीक है, 1737 में भोपाल का युद्ध होता है। इस भोपाल के युद्ध में कौन है एक तरफ? बताओ जल्दी से। निजाम। और निजाम कहाँ के? हैदराबाद के। और दूसरी तरफ कौन है? बाजीराव फर्स्ट। इसके अलावा यहाँ होलकर, सिंधिया, भोंसले, ठीक है, ये सब जो है किनका साथ देंगे? बाजीराव फर्स्ट का। तो होना क्या है? बाजीराव फर्स्ट जीत जाते हैं और जीतने के बाद यहाँ पर भोपाल के युद्ध के बाद में संधि होती है जिसे हम कहते हैं दुरई सराय या दोराई सराय की संधि। और इस दुरई सराय की संधि के बाद इन्हें प्राप्त होता है मालवा का क्षेत्र। और उसके बाद जब इन्हें मालवा का क्षेत्र और चौथ वसूलने की अधिकारता प्राप्त हो जाती है तो ये फिर अपने जो बाकी मराठा शासक हैं उनको अलग अलग क्षेत्र जो है वो सौंप देते हैं। तो इनमें से आपके काम के जो क्षेत्र हैं वो एक है होलकर। तो होलकर को कौन सा क्षेत्र सौंप देंगे? इंदौर वाला क्षेत्र। और सिंधिया को इन्होंने उज्जैन वाला क्षेत्र सौंपा था शुरू में, ठीक है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर तक अधिकार किया था। तो सिंधिया वंश की शुरुआती जो राजधानी थी वो उज्जैन हुआ करती थी। बाद में उज्जैन से राजधानी कैपिटल ग्वालियर शिफ्ट की थी। किसने? दौलत राव सिंधिया ने। क्वेश्चन वाले क्वेश्चन याद रखा करो, बाकी हमें ज़्यादा कहानी सुनाने का शौक थोड़ा है कम। तो दौलत राव सिंधिया जो थे इन्होंने उज्जैन से ग्वालियर राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। शुरुआती राजधानी इनकी उज्जैन हुआ
करती थी। हम अपने सिलेबस पे ला रहे हैं, इसलिए बाकी लोगों को हमने बिल्कुल अलग, पवार को इतना बोला ही नहीं हम, पवार के बारे में ना भोंसले के बारे में, तो ये चीज आपकी हो जाएगी। हाँ जी, 37-38 माना जाता है इसका बेसिकली। तो ये दोरई सराय की संधि हो जाती है, इसके बाद इन्हें ये क्षेत्र मिल जाता है, और फिर बाद में जाके ये क्षेत्र जो है वो इनमें बांट दिया जाता है, जिसमें से ग्वालियर उज्जैन ये रीजन जो है वो किनको मिलता है, सिंधिया को मिलता है, जबकि इंदौर वाला क्षेत्र जो है वो होलकर को मिलता है। और होलकर वंश के संस्थापक के रूप में कौन होंगे, मल्हार राव होलकर हो जाएंगे। और ये होलकर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र के होल गांव में इनके जो पूर्वज हैं वो रहा करते थे, इसीलिए होलकर को, होलकर जो नाम आया है वो महाराष्ट्र के होल गांव से आया है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि अभी तक कोई समस्या किसी को नहीं हुई होगी। हाँ, उनको हो सकती है जिन्हें इतिहास जीवन में कभी नहीं पढ़ा हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है, जिसने कभी नहीं पढ़ा वो बोल दे भाई, रिप्लाई करो जल्दी से। कुछ यहाँ तक पूछना है, कुछ किसी भी तरीके का प्रश्न हो मन में तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, अब बात ये है कि ये जो बालाजी बाजीराव हैं, फिर बाजीराव हैं, ठीक है, सॉरी बालाजी बाजीराव नहीं, बालाजी विश्वनाथ फिर बाजीराव फर्स्ट, और फिर दोनों को मिला दोगे तो 40 से 61, 1740 से 61 तक कौन आ जाएंगे, बालाजी बाजीराव, और वही होंगे जिनके समय हो जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीधे किस पर, सिंधिया वंश पे। तो थोड़ा सा सिंधिया वंश के शासकों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं बेटा। तो देखिए, सबसे पहले राणोजी सिंधिया जो है वो 1726 से 1745 तक बनते हैं। फिर इसके बाद जयप्पा सिंधिया 1745 से 55 के बीच में रहते हैं। फिर दत्ताजी सिंधिया 1755 से 60, फिर जनकोजी सिंधिया 60 से 61 तक। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण सिंधिया, जिनमें है महादजी सिंधिया 1761 से 1794 तक आपके कौन रहते हैं शासक के रूप में सिंधिया वंश के, महादजी सिंधिया रहते हैं। फिर इसके बाद 1794 से 1827 तक आपके दौलत राव सिंधिया होते हैं। ये वही दौलत राव सिंधिया हैं जिन्होंने अपनी राजधानी क्या की, उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। ठीक है, और इन्हीं दौलत राव सिंधिया के समय में, अब आपको फिर से थोड़ा भारत के इतिहास को समझना होगा, तो अगर हम बात करें तो दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की, जो कि कब से कब, 1803 से 5 तक, कौन सी बात कर रहे हैं, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध। अच्छा, अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अभी हम सिंधिया में बता रहे हैं, फिर हम होलकर में बताएंगे और फिर हम पूछेंगे, क्योंकि ये आएंगे पैरेलल लोग, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 1803 से 5 के बीच में जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है, इसमें दौलत राव सिंधिया रहेंगे, क्योंकि इनका टेन्योर 1827 तक है। इसके बाद हम देखें तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 18 के बीच में होता है, थर्ड आंग्ल मराठा वॉर, उसमें भी आपके कौन है, दौलत राव सिंधिया है। यानी कि आप यहाँ ये बात समझ पा रहे होंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया जो संधि करते हैं वो कौन सी संधि है, सॉरी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, तो सुरजी अर्जन गांव। तो कैसे याद रखोगे, सुरजी अर्जन गांव, सा से सुरजी, सा से सिंधिया, और सिंधिया में कौन से सिंधिया, दौलत राव सिंधिया जो है वो संधि करते हैं। अब जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे सुरजी अर्जन गांव की संधि 2 मारकर पूछ ले, तो सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई है, बोलो भाई। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई। अब सुरजी अर्जन गांव की संधि किन के बीच हो रही है, एक तरफ तो अंग्रेज है क्योंकि आंग्ल मराठा युद्ध है, और दूसरी तरफ कौन है। अब देखो अंतर कहाँ से क्रिएट करना है आपको, कि आप स्पेसिफाई नाम डाल दीजिए, तो आपका आंसर का वेटेज बढ़ता है। भाई एक स्पेसिफिकेशन होता है, एक जनरलाइज आंसर होता है। अब ये तो सब जानते हैं आंग्ल मराठा युद्ध है तो अंग्रेजों मराठों के बीच में,
इसमें क्या है, ये तो बच्चे कोई भी लिख देगा कि भाई अंग्रेजों और मराठों के बीच में संधि हुई है। मराठा कौन? तो सुरजी यानी सिंधिया, यानी कि दौलत राव सिंधिया के बीच में हुई थी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब जैसे आपको बड़े आराम से लिखना है, तो सुरजी अर्जन गांव की संधि का कारण क्या होगा? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया की पराजय, उसके बाद संधि, और उसका परिणाम। तो परिणाम में इनका क्षेत्र वो ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही ना? ऐसे कोई भी चीज आती है आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। इस युद्ध में 3 महत्वपूर्ण संधियां हैं। कौन कौन सी? ग्वालियर की संधि दूसरे युद्ध में मत कराओ। 1803 में एक और संधि होगी, देवगांव की संधि होगी क्या? अच्छा, और इसके अलावा 1805 में ये युद्ध जो है वो समाप्त होगा। तो 1805 में जो युद्ध समाप्त होगा वो किस पर होगा? राजपुर घाट या राजघाट की संधि। तो राजपुर घाट की संधि किससे थी? होलकर से थी। अब हम आपसे पूछेंगे कि इस समय होलकर कौन है? तो इस समय होलकर कौन होंगे? यशवंत राव होलकर। ठीक है, चलो वापस आओ पहले तो आप। तो दौलत राव सिंधिया, अब इनके समय एक और घटना 1817 में क्या घटेगी? तो ये होगी, अब है आपकी ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, यानी कि ग्वालियर की संधि, जो होगी किनके बीच? दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच रहेगी। अंग्रेज वास्तव में कौन है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, या 1813 से 1823 के बीच में। और ग्वालियर की सिंधिया संधि के ही माध्यम से किसका दमन किया गया? तो पिंडारी जो थे, इनका दमन किया गया था। और इसमें जबकि पिंडारी इन्हीं के लड़ाका योद्धा होते थे जो युद्ध में लूटपाट करते थे, इनके विरुद्ध इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग की सहायता की थी और अपनी सैनिकों को भी भेजा था सिंधिया जी ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ग्वालियर की संधि में फिर से कौन हो गए? दौलत राव सिंधिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? अगर अब आपसे ये 2 नंबर का, इवन 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ लें दौलत राव सिंधिया, तो क्या लिखोगे? 1794 से 1827 तक इनका टेन्योर था। ये किसके बाद बने? तो महादजी सिंधिया के बाद ये शासक बनते हैं। और इनके समय की महत्वपूर्ण घटना द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है। फिर उससे संबंधित संधियां आप इनकी बता दोगे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? उज्जैन से ग्वालियर जो है वो राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। तो ये सारी बातें आप इनके साथ में बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कोई बहुत समस्या नहीं हुई होगी आप लोगों को। फिर इसके बाद आते हैं आलीजाह जनकोजी राव सिंधिया, 1827 से 1843 तक। इसके बाद भागीरथ राव या जयाजी राव सिंधिया आते हैं 1843 से 1886 तक। इसके बाद आ जाते हैं माधव राव सिंधिया फर्स्ट, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति। 1894 से 1925 तक जो देखेंगे आप वो कौन होंगे? माधव राव सिंधिया फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इनके पिताजी माधव राव नहीं, जो भी वर्तमान में उड्डयन मंत्री हैं, नहीं तो आप कर चले जाओ सीधे इतने लंबे। ये 1894 से 1925 तक की बात हो रही है। तो माधवराव सिंधिया फर्स्ट, इन पे क्वेश्चन बन जाता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब सब गायब है, अब मत पूछना दोबारा। इसके बाद हम देखें तो 1925 से 1961 के बीच में कौन आ गए आपके? जयाजी राव सिंधिया आ जाते हैं 1925 से 1961। ठीक है, अब मुझे बताओ, सॉरी जयाजी राव बोल दिया मैंने, जीवाजी राव। अच्छी बात है, आपने बिल्कुल बढ़िया करेक्शन, नहीं तो पता चले कोई गलत ही सुन ले। सुन क्या ले, वो तो जो सुन रहा है वही सुनाई देगा। जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है, 1961। आप अच्छे से यहाँ समझ पा रहे होंगे कि भारत के स्वतंत्रता के समय सिंधिया वंश के शासक कौन थे? जीवाजी राव सिंधिया थे। अगर आपसे पूछे मध्य भारत के प्रमुख कौन बनेंगे? जीवाजी राव सिंधिया बनेंगे। इन्हीं के समय 1956 इन्हीं के समय आएगा, सब कुछ उन्हीं के समय होना है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज जो ध्यान रखनी है, ये जो जयाजी राव सिंधिया हैं, ये 1857 की क्रांति के समय होंगे।
ठीक है, और ये जयाजी राव या भागीरथ राव सिंधिया जो है वो किनका साथ दे रहे हैं? अंग्रेजों का साथ देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से, मतलब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों का साथ दिया ही था सिंधिया वंश ने। तो ये तो है क्रम, मतलब राणोजी सिंधिया संस्थापक हैं, इसलिए याद रखिएगा। इसके बाद जयप्पा सिंधिया, इसके बाद दत्ताजी सिंधिया, इसके बाद जनकौजी सिंधिया, इसके बाद महादजी सिंधिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं 1761 से 94। फिर इसके बाद दौलत राव सिंधिया, अगेन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इनके समय दूसरा और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। इसके बाद आलीजा जनकोजी राव सिंधिया, इसके बाद में आपके भागीरथ राव 1857 की क्रांति वाले जयाजी राव, माधवराव सिंधिया फर्स्ट 1894 से याद रखिएगा 1925 तक, जबकि दौलत राव सिंधिया 1794 से 1827 तक है। ठीक है, और इसके बाद आपके जीवाजी राव सिंधिया आ जाएंगे 1925 से 61 के बीच में। और इसके बाद कौन आएंगे? माधवराव सिंधिया, लेकिन ये वास्तव में होंगे कौन? सेकंड। ठीक है, और माधवराव सिंधिया यानी कि किन के पिताजी? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी। ठीक है, अब माधवराव सिंधिया जो हैं इनकी माँ कौन थी? ठीक है, तो राजमाता विजया राजे सिंधिया। तो विजया राजे सिंधिया किनकी पत्नी? जीवाजी राव सिंधिया की। ठीक है, और एक रानी, क्या लिखा गया है इनके ऊपर? एक बुक किसने लिखी है? ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सोच लो तब तक। हम आ गए, स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्रता के समय सिंधिया वंश के शासक जीवाजी राव सिंधिया जो है वो हुआ करते थे। क्या? कौन सा महल? बिल्कुल कह सकते हो। अब आप यहाँ देखो, अच्छा चलो एक आध दो क्वेश्चन और पूछते हैं हम आपसे, बताना, सोचना और बताना। आपसे पूछे हम कि शिवपुरी में कौन सा महल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉर्ज कैसल भवन। तो जॉर्ज कैसल भवन कौन बनवाएगा? माधवराव सिंधिया फर्स्ट। भाई क्या हुआ था? दिल्ली दरबार हो रहा था। ठीक है, कौन आ रहा था इस समय? जॉर्ज पंचम आ रहा था। अब जॉर्ज पंचम के आने की खुशी में इन्होंने बनवाया था जॉर्ज कैसल भवन। कहाँ? माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में। हालांकि वो आया नहीं था, लेकिन बन तो गया। तो किनके समय बनेगा? अच्छा, अगर आप थोड़ा सा, जो थोड़ा बहुत पता है उसको आप एग्जिस्टिंग कंडीशन से कनेक्ट कर पाओगे तो आपके लिए इतिहास आसान होगा। और अगर आप कनेक्ट बिल्कुल नहीं कर पाओगे तो आपके लिए जॉर्ज कैसल भी नया, माधवराव सिंधिया फर्स्ट भी नए, और उससे भी बड़ा कौन? जॉर्ज पंचम भी नया। अब उसका कोई इलाज नहीं है। क्या? जी। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम बात करते हैं बेटा राणोजी सिंधिया की। तो राणोजी सिंधिया को आपको ध्यान रखना है कि 1728 के अमझेरा के युद्ध में इन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया। 1730 में इन्हें मालवा सूबेदार नियुक्त किया गया। 1734 में बाजीराव प्रथम के द्वारा राणोजी सिंधिया को मालवा की औपचारिक प्रशासक नियुक्त किया गया, और राणाजी सिंधिया द्वारा महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। इन्होंने उज्जैन, शाजापुर, सुजालपुर क्षेत्रों में अपना राज्य विस्तारित किया, और प्रारंभिक राजधानी जो है इनकी उज्जैन हुआ करती थी। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अब इसी के साथ में हम एक बात करते हैं महादजी सिंधिया की। अब याद करो, हमने महादजी सिंधिया का टेन्योर कब से कब तक बताया था? 1761 से 1794 तक का। ठीक है, तो 1761 में इन्होंने गोहद जो थे उसके जाट राजा लोकेंद्र सिंह को पराजित किया और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, शाह आलम को गुलाम कादिर के नियंत्रण से मुक्त कराया, और बदले में महादजी सिंधिया को मुगल सम्राट ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए थे। सालबाई की संधि एंडरसन और महादजी सिंधिया के बीच में 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। अब पहले तो ये बताओ कि सालबाई की संधि का है क्या किस्सा, कब हुई है ये सालबाई की संधि?
पहले आप मुझे बताओ कि महादजी सिंधिया का टेन्योर कब से कब तक था? 61 से 94 तक था, क्योंकि 1794 से 1827 तक कौन है? दौलत राव सिंधिया। अब अगर आप देखोगे 61 से 94 तक का इनका टेन्योर है, किसका? महादजी सिंधिया। अब फिर से आपको ध्यान रखना है कि मराठा हैं तो आंग्ल मराठा युद्ध बार बार टकराएंगे आपके। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 82 तक। 1775 से 82 तक हुआ था। 75 में ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो सूरत की संधि से शुरू हुआ था, और 82 में सालबाई की संधि पर यह समाप्त हो गया था। ठीक है। तो 1782 में जो सालबाई की संधि हुई है, एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से एंडरसन थे यहाँ, और दूसरी तरफ महादजी सिंधिया थे। ठीक है। हालांकि मराठों को ये संधि जमी नहीं थी, लेकिन महादजी सिंधिया के दबाव में मराठों ने ये संधि कर ली थी, क्योंकि महादजी सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र बहुत ज्यादा था। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 1782 में ये हो गई थी इनकी संधि। तो इनको आप बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में रखिएगा। अब जैसे दौलत राव सिंधिया की हम बात कर रहे हैं, तो दौलत राव सिंधिया का टेन्योर कब से कब तक था? यही है, 1794 से 1827 के बीच में है। अब इन्होंने क्या किया? तो अब हमने आपको जो चीजें ऊपर पढ़ाई थी, क्या क्या पढ़ा दिया हमने? एक तो देखो आप, 1803 में इन्होंने क्या किया? सुरजी अर्जन गांव की संधि की, क्योंकि 3 से 5 के बीच में युद्ध चल रहा है, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें ये हार जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? सुरजी अर्जन गांव की संधि कर लेते हैं और चुप हो जाते हैं। 1810 में इन्होंने राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कर दी। 1817 में आपको पता है कि इन्होंने तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान क्या किया था? ग्वालियर की संधि की थी, और इसकी संधि के माध्यम से कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया था, जिसमें सिंधिया जी ने उनको सहयोग किया था। और बाद में क्या हो रहा है कि 1818 में जब पेशवा जो है बाजीराव सेकंड क्या करेंगे? मंदसौर की संधि करेंगे। और इसके मंदसौर या पूना? पूना की संधि। मंदसौर की संधि बेटा होलकर करेंगे, वो तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आप लोग इतना क्यों सोचते हो? मंदसौर तो इंदौर के पास है, तो होलकर करेंगे। पूना की संधि, पास से पूना, पास से पेशवा, पूना की संधि करेंगे, और बाद में 1818 में जाके पेशवा अपना पेशवा का पद त्याग देंगे, और पूरे तरीके से अब मराठा जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजों के अधीन हो चुके हैं। सही बोले ना? तो सुरजी अर्जन गांव की जो संधि थी ना 1803 में, ये एक तरीके की सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि थी। और किसके समय में हो रही है चुकी है? 1803 में कौन होगा अंग्रेज गवर्नर जनरल? बेलेजली। भाई अगर आप देखोगे तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? बेलेजली। और बेलेजली को तो एक ही संधि करनी है, कौन सी? सहायक संधि करो, नहीं तो मार डालेंगे। तो सब्सिडरी अलायंस की। तो बेसिकली देखा जाए तो सिंधिया तो यही सहायक संधि कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो और दम रह गई थी वो लड़े थे, और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में वो दम पूरे तरीके से समाप्त हो गई थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। ठीक है। जैसे अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जयाजीराव सिंधिया जो है वो 1857 की क्रांति के समय शासक थे। ठीक, जयविलास पैलेस वाले। अच्छा, माधवराव सिंधिया मैंने आपको बताया 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत में इन्होंने जॉर्ज कैसल भवन बनवाया था। इन्हीं के समय 1905 में पहली बार भाप से बिजली उत्पन्न की गई थी। फिर जीवाजीराव सिंधिया आप जानते हैं 1925 से कब तक शासक रहे हैं? 1961 तक ये शासक रहे हैं। ठीक है। तो माधवराव सिंधिया फर्स्ट की मृत्यु के बाद उनके अल्पवयस्क पुत्र जीवाजीराव सिंधिया शासक बनते हैं। जीवाजीराव सिंधिया के वयस्क होने तक प्रशासन महारानी की अध्यक्षता वाली काउंसिल ऑफ रीजेंसी जो थी उसका गठन किया गया था। 1936 में जीवाजीराव को सारे अधिकार मिल गए, और इन्होंने अप्रैल 1948, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दिल्ली में मध्य भारत के राजाओं का इन्होंने क्या किया? सम्मेलन किया 25 रियासतों, ये भी पूछा गया है। और ग्वालियर, इंदौर और मालवा का संयुक्त संघ बनाया, जिसे मध्य भारत
नाम दिया गया। तो मध्य भारत के प्रमुख कौन होंगे? जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्य भारत के राजाओं का सम्मेलन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1948 में हुआ था। फिर 28 मई 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने मध्य भारत राज्य का उद्घाटन कर दिया और पहले राज प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया को शपथ दिला दी। तो इस तरीके से जीवाजी राव सिंधिया जो है वो क्या ले लेंगे? शपथ ले लेंगे। जीवाजी राव सिंधिया ने 1941 में गैर मराठा जाति की कन्या लेखा दिव्येश्वरी से विवाह किया। लेखा दिव्येश्वरी क्या कहलाई? कंफ्यूज मत हो, राजमाता विजया राजे सिंधिया कहलाई। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1919 में मध्य प्रदेश के सागर में हुआ और मृदुला सिन्हा ने एक रानी ऐसी भी नाम से राजमाता की जीवनी लिखी थी। क्या हो गया? अरे कुछ भी गोली मारो, आप उत्तर यही लगाना। उत्तर आ चुका है, मृदुला सिन्हा। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। हम सिर्फ वही पूछते हैं जो एग्जाम में आता है या आने की संभावना रखता है, बाकी चीजों पे बात नहीं करते। आप लिखो ना, एक रानी ऐसी भी किसकी जीव, ठीक है, किसके बारे में जीवनी है और किसने लिखी है। अच्छा, मृदुला सिन्हा कौन है? और ये सुना है आप लोगों ने मृदुला सिन्हा का नाम? ठीक है, तो एक रानी ऐसी भी मृदुला सिन्हा के द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जीवनी लिखी गई थी, जिनका वास्तविक नाम लेखा दिव्येश्वरी था। ठीक है, गैर मराठा या गैर राजपूत थी ये, याद रखिएगा अच्छे से। ठीक, और इन्हीं की बेटी, सॉरी इनकी बेटी नहीं, बेटा, इनका बेटा कौन? तो माधवराव सिंधिया सेकंड। और उसके बाद उनके बेटे कौन है वर्तमान में जो उड्डयन मंत्री हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, नहीं थी। चलो हो गया यहाँ तक। अब हम आ जाते हैं किस पर? अपने, नहीं होलकर नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। इतनी जल्दी नहीं है खत्म करने की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या? अरे सब रिवाइज हो जाएगा, आप टेंशन फ्री। अब देखिए क्वेश्चन है, आधुनिक ग्वालियर के निर्माता माधवराव सिंधिया, था वो वैसा हो गया, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट की उपलब्धियों का वर्णन करना है। तो माधवराव सिंधिया जो है, इनकी उपलब्धि देखिए, ये जयाजी राव और ठीक है, जीजाबाई के पुत्र थे। 10 वर्ष की आयु में ये क्या बन गए थे? शासक बने। कब से कब तक है जीवाजी राव सिंधिया का टेन्योर? जीवाजी राव सिंधिया, चलो पहले, अच्छा चलो बताओ, माधवराव सिंधिया का बता दो। सॉरी, 1894 से 1925 तक। और इसके बाद जीवाजी राव 1925 से 61 तक। पीछे चलो अब जरा, 1961 से लेके 1925 तक उल्टा चला रहे हैं। कौन थे? जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी राव सिंधिया के पहले 1925 से पहले तक 1894 तक माधवराव सिंधिया फर्स्ट। उससे पहले यही होंगे। इतना क्या, सामने लिखा है इसीलिए तो पूछ रहे हैं। चलो अब बात करते हैं उपलब्धियों की। तो प्रारंभिक चरण में काउंसिल ऑफ रीजेंसी का शासन था। चूंकि छोटे थे तो काउंसिल ऑफ रीजेंसी थी, बाद में इन्हें फुल फ्लेजेड अधिकार दे दिए गए थे। उपलब्धियां शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कुशल प्रशासक के रूप में, सिंचाई के क्षेत्र में और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में कुछ इनके अचीवमेंट थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुशल प्रशासक, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें शासक हैं। तो एफिशिएंट या स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में तो इन्हें माधव महाराज की उपाधि दी गई। माधवराव सिंधिया को क्या कहा जाता था? माधव महाराज की उपाधि दी गई। केंद्रीय प्रशासन के संचालन हेतु 9 विभागों की स्थापना की। ठीक है, ग्वालियर ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर नामक एक मंत्री परिषद बनाई, का गठन किया और इसे महाराजा सरकार के नाम से भी जाना जाता था। तो क्या है ग्वालियर ऑफ गवर्नमेंट? तो बेसिकली ग्वालियर ऑफ गवर्नमेंट थोड़ा आप एकदम से याद रखने में और अजीब सा लगेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर, और याद ना रहे तो महाराजा सरकार के नाम से इसे जाना जाता था। प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए मजलिस ए आम और मजलिस ए कानून नामक जनप्रतिनिधि संस्थाओं को
निर्माण किया था। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हम भोपाल रियासत में आ गए, ठीक है, लेकिन नाम ऐसे ही रखे गए थे। ठीक है, तो मजलिस ए आम और मजलिस ए कानून नामक जनप्रतिनिधि संस्थाओं का निर्माण किया गया। प्रशासन के क्षेत्र में 1887 में पहली नगरपालिका और 1912 में पंचायत बोर्ड का गठन कर इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन को सुनिश्चित किया। इन्हीं के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर शिक्षा के क्षेत्र में तो 1903 में इन्होंने विक्टोरिया कॉलेज की स्थापना की। प्रशासकों के प्रशिक्षण हेतु सरदार कॉलेज की स्थापना की, जो वर्तमान में सिंधिया स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? सरदार कॉलेज जो बनाया था, अब ये इनका सिंधिया स्कूल है, बहुत महंगा है ये। ठीक है, सिंधिया गर्ल्स स्कूल और सिंधिया स्कूल, सिंधिया बॉयज़ का स्कूल इनके अभी ग्वालियर के किले में है, और सिंधिया गर्ल्स स्कूल जो है वो, ठीक है, यहीं आपका ग्वालियर में कह सकते हैं, फूलबाग के आगे कह सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल पड़ाव क्षेत्रीय आता है वो, सही बोले आप। ठीक है इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, सिंचाई के क्षेत्र में बात करें। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान, विक्टोरिया कॉलेज को ही बाद में बेटा क्या कर दिया गया, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज बोलते हैं आज हम। ठीक है, तो महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है ये। सिंचाई के क्षेत्र में पृथक सिंचाई विभाग इरिगेशन डिपार्टमेंट बनाया, सिंचाई के अधिकारी नियुक्त किए। इन्हीं के समय में हरसी, तिगरा और ककैटी नामक बांध, तो तिगरा बांध ही है जिससे सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है ग्वालियर में वाटर की। उद्योग के क्षेत्र में तो इन्होंने द ग्वालियर पोट्रीज फैक्ट्रीज बनाई, ग्वालियर में एक औद्योगिक विकास मंडल की स्थापना की, ग्वालियर में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, खिलौना निर्माण की फैक्ट्रियां स्थापित की। रेलवे के विकास हेतु द ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स की स्थापना भी इन्होंने की थी। सोशल हार्मोनी या सामाजिक समरसता, तो एक धार्मिक सहिष्णु शासक के रूप में सभी धर्मों को संरक्षण दिया। फूलबाग में मंदिर बनवाया, याद रखिएगा फूलबाग में जो मंदिर है वो गोपाल मंदिर है, बहुत फेमस है वो। ठीक है, जो लोग नहीं है उनने नहीं सुना होगा, बट ग्वालियर में जो गोपाल मंदिर है ना बेटा, हर बार जैसे आपको अभी क्या निकली श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है, तो सिंधिया घराने की जो भी ज्वेलरी होती है, तो उसमें जो गोपाल मंदिर है उन्हें राधा कृष्ण को उसी पूरी ज्वेलरी से, मतलब करोड़ों की ज्वेलरी, ठीक है, हाँ, और उसको पहनाया जाता है और प्रॉपर तरीके से इसको मनाते हैं, और हमेशा यही लोग करवाते हैं। बहुत अच्छा मंदिर बना है फूलबाग में मंदिर। ठीक है, मस्जिद गुरुद्वारे का निर्माण कराया, हो गई सामाजिक समरसता, मतलब इन्होंने मंदिर भी बनवा दिया, मस्जिद भी बनवा दी, गुरुद्वारा भी बनवा दिया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ताजिया रखने या प्रारंभ करने की प्रथा प्रारंभ की। माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर रियासत का आधुनिकीकरण मध्य भारत की सबसे महान रियासत में परिवर्तित कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है माधवराव सिंधिया की चीज़ें। तो क्या क्या बात है यहाँ पर, एक पहली चीज शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, आप शुरू कहाँ से करना है, लेकिन एक स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, उद्योग, शिक्षा, सिंचाई और सामाजिक समरसता, तो इन सारे क्षेत्रों में इनका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ईयर में डालना भूल गया, तो आपको ध्यान रखना है कि ग्वालियर के निर्माण, या फिर सीधा भी क्वेश्चन आ सकता है माधवराव सिंधिया की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, तो भी आपको यही लिखना है, शिक्षा, उद्योग, कुशल प्रशासक, सिंचाई और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में आपको बताना होगा। ठीक है, अब बताओ जल्दी से, जीवाजी राव सिंधिया कब से कब तक थे, और माधवराव सिंधिया फर्स्ट 1894 से 1925 तक। अब इसके बाद इनके बेटे आ गए, मतलब जीवाजी राव सिंधिया सिंधिया रियासत के प्रमुख शासक थे, जिन्होंने 1925 से 61 तक क्या किया, शासन किया। उपलब्धियां, वैवाहिक, ऐसे शासक थे जिन्होंने गैर मराठा जाति की लेखा दिव्येश्वरी से विवाह किया, आगे चल के राजमाता कहलाई, और इन्होंने जनसंघ नामक राजनीतिक पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको पता होना चाहिए कि राजमाता विजया राजे सिंधिया या लेखा दिव्येश्वरी जो है वो जनसंघ से जुड़ी थी, याद रखिएगा। मतलब माधवराव सिंधिया जो है वो कांग्रेसी थे, मतलब इनके बेटे माधवराव सिंधिया सेकंड की बात कर रहे हैं, नहीं तो ऊपर चले जाओ, ससुर जी नहीं ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर एक प्रशासक के रूप में तो द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया, जिसका मुख्यालय मोती महल है। एक लंबे समय तक रेवेन्यू ऑफिस यहीं रहा है। ठीक है, किसानों की उन्नति के लिए सहकारी संस्थाओं का निर्माण किया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राधा मुकुंद मुखर्जी के नेतृत्व में ग्वालियर में पंचवर्षीय योजनाओं को शुरुआत की थी। तो किसने शुरुआत की, बोलो जल्दी से, जीवाजी राव
सिंधिया ने। अरे शिवाजी राव सिंधिया की पढ़ रहे हो ना 25 से 61 के बीच में, भूलना नहीं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आपसे कि मध्य भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किसने की। क्योंकि अब इतने प्रश्न पूछे जा चुके हैं हिस्ट्री से कि कई बार अब उनका मन करता थोड़ा अंदर से पूछ लें, तो थोड़े अंदर से में बच्चा फंस जाता है। ठीक है, भारत संघ के विलय हमने आपको पहले ही बताया कि भाई 19, अगर आप देखोगे 1925 से 61 तक है। अब भारत स्वतंत्र हो गया है तो मध्य भारत भी हो चाहे कुछ भी हो, अल्टीमेटली ये मिलेंगे तो भारत में ही। तो 1948 में ग्वालियर की जनता के समर्थन से मध्य भारत की 25 रियासतों के साथ इन्होंने क्या किया था, भारत संघ में विलय किया। तात्कालिक रूप से 50 करोड़ राशि भारत सरकार को प्रदान की। ठीक है, मध्य भारत के पहले प्रमुख के रूप में इन्हें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रमुख किया गया था। ये ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है कि मध्य भारत प्रांत का पहला प्रमुख कौन था, राजकीय प्रमुख कौन था, तो ये थे कौन, जीवाजी राव सिंधिया। एजुकेशन के क्षेत्र में तो ग्वालियर रियासत में आधुनिक शिक्षा के जनक के रूप में प्रसिद्ध, इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, कमला राजा कन्या महाविद्यालय बनवाया। ठीक है, पद्मा राजे कन्या महाविद्यालय बनवाया, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना की। एशिया का ये पहला फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज है जो ग्वालियर में है। इस प्रकार जीवाजी राव सिंधिया ने न केवल बेहतर प्रशासन का संचालन किया, बल्कि आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना में और अखंड भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि मिल गए थे बिना किसी झगड़ा फसाद के, इसलिए अखंड भारत के निर्माण में भूमिका निभाई। लेकिन ये चीज आप सिंधिया सॉरी भोपाल रियासत पे मत लिख देना, क्योंकि ये तो कह रहे थे हम हमीदुल्लाह खान साहब हम पहले स्वतंत्र रहेंगे और अगर तुमने 3-2-5 की तो हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, मिल जाओ पाकिस्तान में। नहीं है, बोलते हैं हैदराबाद वाले भी यही बोल रहे थे, रास्ता तो कहीं नहीं जाता। मतलब सोचो भोपाल एकदम मध्य भारत के भी मध्य के मध्य में, अब ऐसे कहाँ से जाते हैं पाकिस्तान, मुद्दा तो हमें ये नहीं समझ में आया था। सीधे ऐसा लग रहा था कि कूद जाएंगे ऊपर से ही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये थे कौन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीवाजी राव सिंधिया और उससे पहले माधवराव सिंधिया, इन दोनों पे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इनके क्वेश्चन गड़बड़ हुए तो आपका एक आध प्रश्न छूट जाएगा। ठीक है, थोड़े बहुत प्रश्न और हम आपको सिंधिया वंश से करा देंगे, फिर हम अगले वंश पे चलेंगे। जल्दी जल्दी बता दो क्या क्या क्रोनोलॉजी थी, बताओगे, ज्यादा हो गया। ठीक है, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और यहीं से पिक्चर आपकी शुरू होगी रानोजी सिंधिया से। ठीक है, तो रानोजी सिंधिया चूंकि पहले थे इसलिए ध्यान रखना, महादजी सिंधिया महत्वपूर्ण थे इसलिए याद रखना है, दौलतराव सिंधिया के समय महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुए हैं इसलिए याद रखना है आपको। ठीक है, फिर इसके बाद आपको माधवराव सिंधिया फर्स्ट याद रखना है। अच्छा, इसमें कम है बहुत, यही बहुत है। अभी होलकर में आप देखेंगे तो लाइन लगी है, बहुत है, इनसे भी बहुत ज़्यादा है। माधवराव सिंधिया फर्स्ट रखिएगा, और उसके बाद माधवराव सिंधिया फर्स्ट के बाद कौन, जीवाजी राव सिंधिया। बस इतनी सी कहानी थी जो आपको सुनानी थी। अमझेरा का युद्ध किसके बीच हुआ था, अमझेरा। चलो बहुत है आज के लिए। आज हमारा उद्देश्य तो था कि हम सिंधिया पूरा करा लेंगे, लेकिन ठीक है कोई नहीं, हम समझ गए। चलो अगली क्लास में बात करेंगे। योग